पहले कोई विवाद होता था तो समाज में पगड़ी वालों को, बड़े बुजुर्गों को बैठा के, परिवार और दोनों पक्ष को बैठा करके प्रयास होते थे कि समझौता कर लो भाई। कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा प्रतिभाएं हैं, जो युवा शक्तियां हैं, जो ऊर्जा उनके अंदर है, क्या हम उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं? मैं मानता हूं नहीं कर पा रहे। दुनिया में सबसे बड़ी नौजवानों की आबादी हमारे देश में होने जा रही है और इसको एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का नाम दिया गया था कि देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में बहुत बड़ा योगदान ये युवा पीढ़ी करेगी, देगी और ये भारत देश को शक्तिशाली बनाने में ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहा जाता है, ये काम आएगा। लेकिन अब कोई डिविडेंड यानी कोई फायदा इससे नहीं मिल रहा, बल्कि और बड़ी चुनौती हो गई। हमने देखा है देश के अर्थव्यवस्था में आज जो हालात हैं, महंगाई बढ़ गई, खर्चे बढ़ चुके हैं आपके, और एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली के समीप जो गांव में भी बच्चे रह रहे हैं, उनकी दुनिया अलग है। दुनिया में जो चीज हो रही है उसको आप देख रहे हो, आप चाह रहे हो। मानती और ना ही नौजवानों की चिंताओं को समझ पाती। गांव की मूल भावना को आज तक गुजरात से चल के आए उत्तर प्रदेश की धरती ने जिसको सांसद बनाया और प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाया, आज तक गुजरात से चल के आने वाले नरेंद्र मोदी जी आपके गांव की भावना नहीं समझ पाए। और उनको मालूम होता तो ये कोई अच्छा निर्णय उन्होंने लिया नहीं। ऐसे निर्णय इनकी सरकार नहीं लेती। अब क्या मजबूरियां हैं, क्या कारण है, पर्दे के पीछे क्या कारण है, ये कोई नहीं समझ पा रहा। आर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की है। कुछ बड़े अधिकारियों ने जैसे ये योजना आई तुरंत उन्होंने बयान दिए, विरोध किया, फिर उन पे दबाव आया, कईयों ने अपनी बात बदल दी। लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो अडिग हैं, आज भी कह रहे हैं नहीं, गलत हो जाएगा। हमारी सेना की परंपराएं एक दूसरे के साथ भाईचारा जो बना के लोग काम करते हैं सेना में, रेजिमेंटल सिस्टम का जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन सिखाया जाता है, नाम नमक निशान की जो परंपरा है, ये सारी ध्वस्त हो जाएंगी। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी दल का कोई नेता इस बात को नहीं कह रहा है। अपने जीवन में बड़ी कुर्बानियां देने वाले, बड़े बड़े पद पे विराजमान, देश के लिए युद्ध लड़ने वाले सेना के रिटायर्ड अधिकारी इस बात को कह रहे हैं। उनके इस कहने पे कोई स्वार्थ आप जोड़ नहीं सकते कि क्या स्वार्थ होगा, क्या कारण होगा। वो इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि उनको ये बात सही लग रही है और ये बात आप भी जानते हो। लोकदल के सभाओं में तो बहुत सारे वेटरन होते हैं। मैं यहां भी अगर पूछ लूं, बहुत से आगे मुझे दिख रहे हैं। आपने भी सेना में, किसी ने 15 साल काटी है, किसी ने कम काटी है, लेकिन बहुत समय आप लोगों ने दिया देश में। ये क्षेत्र का एक मिजाज है। मैं पूछ रहा था अध्यक्ष जी के साथ बैठा मंच पे कि कितने होंगे एक्स सर्विसमैन टप्पल क्षेत्र में, कितने होंगे अलीगढ़ जिले में। इन्होंने मुझे अनुमान बताया कि 40-45 हजार से कम एक्स सर्विसमैन अलीगढ़ जिले में नहीं है। हर गांव में मिल जाएंगे आपको परिवार। और इस क्षेत्र में गांव गांव में शहीद की मूर्तियां हैं। कोई कारगिल में, कोई उससे पहले देश के लिए उन्होंने शहादत दी। लेकिन जो सरकार एक सैनिक की कुर्बानियों को, एक सैनिक के जज्बे को, भावनाओं की कदर ना कर पाए, जो सरकार
किसानों की अहमियत को ना समझ पाए, ऐसी सरकारें देश के लिए, समाज के लिए अच्छी नहीं हो सकती। ये जो उन्होंने फैसला लिया है, आप खुद सोचो, बड़ी व्यावहारिक बात है। भर्ती इन्होंने खोली है 3000 पद के लिए, 7.5 लाख बच्चों ने आवेदन किया। ये कोई इस योजना की सफलता नहीं है, ये तो सिर्फ इतना दर्शाता है कि कितनी डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन लोगों में है। कोई अवसर बच्चों को मिल नहीं रहे। 2019 के बाद आपने को भर्ती खोली नहीं, जानबूझकर नहीं खोली। अब मुझे याद है इस विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मैंने आके बात कही थी यहां, और उससे पहले आगरा की पंचायत में हमने बात कही थी मीटिंग में, चुनावी सभा में, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भारत सेना की संस्था के साथ जुड़कर, केंद्र सरकार के साथ जुड़कर ये काम करेंगे कि अपने यहां भर्ती खोलेंगे। ये हमने वादा किया था, विधिवत दिया था, जनता के आगे बात रखी। इन्होंने भर्ती क्यों नहीं करी? आप सोचो, हर साल 65,000 70,000 तो रिटायर हो जाते हैं। बताओ, सही बता रहा हूं? 65-70,000 तो रिटायर हो जाते हैं। पिछली भर्ती इन्होंने खोली थी 80,500 सेना में उन्होंने भर्ती किए थे। तो एक तो भर्ती उनको 80,000, 60,000, 90,000, 1 लाख तक जो सालाना भर्ती करनी थी वो नहीं करी। रिटायरमेंट हो रहा है लगातार, तो सीधा सीधा कैची तो चल रही है। अब 46,000 लेने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। 46,000 तक हम भर्ती करेंगे अग्निवीर, और उसमें से 25% तक रखेंगे। कोई जरूरी नहीं है 25% रखें, यानी कोई जरूरी नहीं है कि 46,000 में से 15,000 को स्थायी नौकरी मिल जाएगी, ये इन्होंने नहीं कहा है। लेकिन आप हिसाब लगाओ, पिछली बार जब भर्ती मिली थी 80,500 नौकरी दी, और अब आपको कह रहे हैं कि 2026 में जाके हम शायद 15,000 को नौकरी देंगे। तो चला दी ना कैची। जिस तरह आप अपने खेती का बैठ के हिसाब नहीं लगाते कि हमारी लागत कहां बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, हमें घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है, मजबूरी है। आपको तो फसल लगानी है, बढ़िया पैदावार करनी है, मंडी में जो भाव मिले ना मिले बेचना है, ये सारे मजबूरी के काम हैं। लेकिन भारतीय सेना में जाने वाला नौजवान मजबूरी में नहीं जाता, वो तनख्वाह देख के नहीं जाता, उसका खून है, भावना है उसके पीछे। जब वो आंख खोलता है तो वो देखता है मेरे चाचा, ताऊ, पिता सेना में रह चुके हैं, और उसके अंदर वहीं से आग जलती है, ये इच्छा जिंदा होती है कि मैं भी चाहता हूं कि एक ना एक दिन मैं वो वर्दी पहन कर जाऊं। लेकिन इसी भावना को नहीं समझ पा रहे लोग। अब मैं आपसे पूछता हूं व्यवहारिक बात, अब जो भर्ती के लिए गए हैं 7.5 लाख, जब इनकी भर्ती नहीं होगी, जैसे कि सामान्य जब भर्ती होती थी बहुत लोग जाते थे, प्रयास करते थे, भर्ती रिजेक्ट होती थी, घर लौटते थे, अपने रिश्तेदारों को, परिवार में बैठ के दुख व्यक्त करते थे, कहते थे भाई अगली बार फिर कोशिश करूंगा। यानी किसी और को दोष नहीं देता नौजवान, वो अपने ऊपर बात को लेता है, कहता है मेरे ही प्रयास में कुछ कमी रह गई। लेकिन एक बार आपने 46,000 भर्ती कर दिए और 4 साल बाद उनमें से 3/4 निकाल दिए, उस समय जो आदमी बच्चा हमारा निकल के आएगा, वापिस लौटेगा, वह किसको दोष देगा? वो अपने आप के ऊपर वो बात नहीं रखेगा, वो अपने सीनियर अधिकारी को दोष देगा, वो सेना पे आरोप लगाएगा, और धीमे धीमे करके सेना जैसी संस्था, जो परम संस्था देश की है, जहां डिसिप्लिन है, जहां कोई जातिवाद नहीं, कोई धार्मिक उन्माद की बात भारतीय सेना में नहीं चल सकती, कोई भ्रष्टाचार नहीं चल सकता, ऐसे कोई आरोप कभी भारतीय सेना पे कोई लगा नहीं सकता। लेकिन धीमे धीमे भारतीय सेना के लिए जो आकर्षण है, भारतीय सेना की जो गरिमा है, वो गिर जाएगी। और जो क्राइम की मैं बात कर रहा था, क्राइम समाज में बढ़ जाएगा। लेकिन कोई देख नहीं रहा, किसी को चिंता नहीं है। मोदी जी को तो ये बताना है कि मैंने नया काम कर दिया, जैसे कि बच्चों का ध्यान
बदला जाता है ना, जब बच्चा रो रहा होता है, अरे वो देखो वो देखो वो देखो मैंने वो कर दिया, वो देखो देखो। ऐसा ही काम सरकार करती है। हम लोग काम समझ नहीं पाते कि क्या हो गया, फिर अगला काम दिखाते हैं। देखो अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। एक मंत्री साहब कह रहे हैं 5 ट्रिलियन नहीं, हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार टेंडर निकाल रही है कि आप आके हमें बताइए हम कैसे कई ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। तो ट्रिलियन ट्रिलियन में घूम रहे हो, लेकिन आपके जो लाया को, धान को, गेहूं को, गन्ने को, आपके मेहनत के लिए जो आपको कमाई मिलनी चाहिए, मिल रही है क्या? अब हम काली मां की बात करेंगे, काली देवी की चर्चा चलेगी। एक हफ्ता आप देखना सारे टीवी पे यही चलेगा, काली देवी। मोदी जी तो काली देवी जी के परम भक्त हैं। यही बैठ के हम चर्चा करें और ताली बजाएं कि सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया, अब पक्की नौकरी नहीं मिलेगी। 4 साल की नौकरी अच्छी होती है, 15 साल की नौकरी अच्छी होती है? बताओ बताओ। अब ये भी उल्टा समझाने के लिए लोग आएंगे, और जो कोई आएगा आपको समझाने के लिए, देखो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनसे एक बात पूछना, 13 महीने किसानों ने संघर्ष किया, 13 महीने आपने आंदोलन किया, 13 महीने तक ये वही लोग हैं जो आपके बीच आके कहते थे कि ये तो किसान नहीं है, अरे ये तो भाट लोग हैं, ये तो दलाल लोग हैं, इनको बाहर से पैसा आ रहा है। मोदी जी कानून बनाए, किसानों के हित के लिए बनाए हैं। आपके खेत से बड़े बड़े पूंजीपति आके सीधा खरीदेंगे। आज आपको भाव नहीं मिलता, मंडी की कोई जरूरत नहीं है, सीधा खरीदा जाएगा, आपको तो फायदा मिल जाएगा। 13 महीने ये लोग वही भाषा बोलते थे, 13 महीने आपको बताते थे मास्टर स्ट्रोक है, और जब फैसला वापस ले लिया तो कहा देखो कितना अच्छा काम किया, वापस ले लिया। किसानों की बात मान ली। उनसे पूछो 13 महीने सरकार गलत थी या देश का किसान गलत था? सरकार गलत थी, और गलत थी अपनी गलती मानो। और आज मैं आपको बता रहा हूं, लिख के रख लो, उससे भी बड़ी गलती आज सरकार कर रही है, उससे भी बड़ी गलती सरकार के लिए साबित होगी। तो आज किसान का इस क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। आपने सरकारों का विरोध किया, गलत फैसलों का विरोध किया। सही को सही और गलत को गलत बताने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये तो हमारा कल्चर है। अब हमारे कल्चर को समझते नहीं है, योगी जी पश्चिम को समझते नहीं है। योगी जी ने तो यहां आके कही थी ना बात कि ज्यादा गर्मी निकाल दूंगा, तो आज फायर का टेंडर लगा रखा है इन्होंने। योगी जी ने फायर टेंडर भी भेज दिया कि यहां ज्यादा गर्मी है, छिड़काव करके ठंडा कर देना उनको। लेकिन ठंडे होने वाले हो क्या आप? नौजवानों ये बात तय कर लो, ये योजना तो वापस होगी ही। और मैं बिल्कुल वही बात है, ये ठान के रखो। और जो आपके बीच आएगा कहेगा भाई अग्निपथ बहुत अच्छी होने को, बहुत अच्छी बात है, सब जगह कर दो ना यही काम। प्रधानमंत्री का चुनाव भी 2 महीने के लिए होगा, 4 चुने जाएंगे, 4। और जो 2 महीने में देखा जाएगा अच्छा प्रधानमंत्री, उसको रखेंगे, 3 को बना देंगे प्रधानवीर। कर लो काम, बना दो मोदी जी को प्रधानवीर। और मैं तो नौजवानों को कहता हूं जो कह रहे हैं कि सेना नौजवान होनी चाहिए, हमारे सेना में बड़े बुजुर्ग लोग आ गए, अधिकारी आ गए, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, लड़ नहीं सकते चुनाव, ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हमें नौजवान सेना चाहिए, इसलिए 17.5 साल की हम भर्ती कर रहे हैं। ऐसे ऐसे तर्क निकाल के लाते हैं जो कहीं भी व्यावहारिक बात नहीं है। तो मैं नौजवानों को कहता हूं कि अगर सेना भी युवा होनी चाहिए तो आपके नेता भी युवा होने चाहिए, देश की संसद भी युवा होनी चाहिए, देश की सरकार भी युवा होनी चाहिए। आप 21 साल की
उम्र में शादी कर सकते हो, 21 साल की उम्र में चुनाव में मतदान कर सकते हो, लेकिन चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। ऐसा कोई चुनाव होता है कि मैं वोट कर लूंगा लेकिन उस पद के लिए मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा? तो क्यों कर रहे हो वोट? आपके बीच वोट मांगने वाले कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कितने नौजवान हैं आज देश की पार्लियामेंट में? मोदी जी की भी तो उम्र ज्यादा हो गई, सलाहकार समिति में जाने लायक हो गए वो। तो नौजवानों खड़े होकर कहो, युवा फौज होगी तो युवाओं को राजनीति में भी दखल बढ़ानी चाहिए। आज पंचायत है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप योजना भी जानते हो। आप बहुत से हमारे साथी फौज में भी रहे हो, आप जानते हो इनकी क्या मंशा है, ये भी समझ गए हो। ये कैची चला रहे हैं, कटौती करना चाहते हैं। ऐसा कोई राष्ट्रवादी सेना के साथ खिलवाड़ करने वाला राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। राष्ट्र के आगे इतने बड़े बड़े खतरे हैं इस समय। चीन घुसा पड़ा है, हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब किए हैं इन्होंने, सुधारे नहीं, खराब किए हैं। बांग्लादेश हो, नेपाल हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मैं पूछता हूं किस देश के साथ रिश्ते अच्छे हुए हमारे? एक के साथ अच्छे किए हो मोदी जी के 8 साल में? नहीं किए, बिगाड़ के रखे हैं। और उस समय रिश्ते बिगाड़ रहे हो और सेना में कैची चला रहे हो। ये राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। लेकिन हमने पंचायत की है, आपने सबकी बात सुनी और हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसे समय पे जब कोई चुनाव नहीं, चुनाव में तो मैं जानता हूं बहुत लोगों का स्वार्थ भी जुड़ जाता है। लोग कहते हैं भाई जुटो, जोड़ो, पैसा भी खर्च होता है, संसाधन भी लगाए जाते हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी जो चुनाव हार गए वो घर बैठे हैं और जो चुनाव जीते हैं घर बैठ के मिठाई खा रहे हैं। अब ये कोई जनता के बीच जाने का काम नहीं रहा। ऐसे समय पे लोक दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आप सबने कार्यक्रम किया। मैं आपको बहुत बहुत अपनी तरफ से चौधरी अजीत सिंह जी और चौधरी चरण सिंह जी के परिवार की जो परंपरा है, उस परिवार की परंपराओं के साथ आप जुड़कर चलो और उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहो। यही मेरी प्रार्थना। अस्वीकार है? नंबर 2, 60 लाख पद खाली पड़े हैं, भर्तियां भरी नहीं जाती। यूपी ऐसा है दरोगा की भर्ती चल रही है, उत्तर प्रदेश में भर्ती चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार उसमें हुआ, भ्रष्टाचार का खुलासा हो चुका है। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं निकलती जो बिना लेन देन के सही समय पे बच्चों को नौकरी मिल जाए। तो ये पंचायत में मैं प्रस्ताव रखता हूं, हमारी मांग है कि उचित तरीके से, समयबद्ध तरीके से, बिना एक उबाल था लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, और बच्चों से कुछ कमियां, गलतियां भी उनमें हुई होंगी। मैं ये भी नहीं कह रहा गलतियां होती हैं, लेकिन अगर समाज में हम बुद्धिजीवी समाज में ये जगह, ये स्थान लोगों को नहीं देंगे कि लोग आके चर्चा करें, जो अंदर की भड़ास होती है, भावना होती है, उसको हम लोग व्यक्त करें, तो ये तो अंदर ही अंदर बंद रहता जाएगा, विस्फोट और बड़ा होगा एक ना एक दिन। तो मैं कहना चाहता हूं कि कितने निर्दोष लोग यहीं टप्पल क्षेत्र के, मैं जानता हूं कितने मुकदमे दर्ज हैं। 400 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए इस क्षेत्र में, 450 मुकदमे दर्ज।
और उठा उठा के जेल में भी बंद कर दिए नौजवान। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वायुसेना के अध्यक्ष आके कहते हैं, एक तरह से उन्होंने धमकी दी कि अगर तुम विरोध करोगे तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी कहीं। और इस दिन को बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, इनका भविष्य अंधेरे में, अंधकार में पड़ जाएगा। इसलिए इस पंचायत में मैं प्रस्ताव रखता हूं कि सरकार काम करे अपना, उस काम में हम कभी अवरोधक नहीं बनते, सहयोग करने के लिए आगे तत्पर रहते हैं। लेकिन ये पंचायत फैसला ले कि अगर किसी निर्दोष के साथ कोई ऐसी कार्रवाई होती है जो गैर संवैधानिक और अवैध है, उस कार्रवाई के खिलाफ हम लोग साथ कंधे से कंधा लगा के जूझेंगे और लड़ेंगे। तैयार हो? हमारी मांग है, आधुनिक जमाना है, टेलीफोन की भी ट्रैकिंग होती है, कैमरा लगा रखें जगह जगह। आपके पास कोई ठोस एविडेंस हो कि हां किसी ने उपद्रव किया, हिंसा करी है, 450 मुकदमे दर्ज और उठा उठा के जेल में भी बंद कर दिए नौजवान। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है।